अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की तरफ से निकली हुई पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस पीजीटी की वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, कब तक इसकी लास्ट डेट है, क्या इसमें फ़ी लगने वाला है और क्या इसकी उम्र सीमा निर्धारित है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो विज्ञापन संख्या इसका है वो है 2/2023 और 1/2023, यानी कि ये झारखंड की दूसरी वैकेंसी है मात्र। और 1/2023 जो है सो झारखंड में जो लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला हुआ है प्रयोगशाला सहायक का, उसकी जो विज्ञापन संख्या है वो 1/2023 है। और ये झारखंड एसएससी की दूसरी वैकेंसी है। यहाँ देख पा रहे होंगे, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है, ये रेगुलर भर्ती है। और बैकलॉग की भी वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं, उसमें 265 सीटें करीब हैं। तो वो सारी बातें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। और आपको भी पता हो कि झारखंड में जो वैकेंसी आ रही है उसमें जो रिजर्वेशन का रेशियो है, वो आपको पता होगा कि 60-40 है। यानी कि जो 60% सीटें हैं वो तो झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व है, लेकिन जो 40% सीटें हैं दोस्तों वो ओपन टू ऑल है, यानी कि ऑल इंडिया के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जनरल कैटेगरी के जो भी लोग हैं ना झारखंड के, वो पूरे इंडिया के लोगों से फाइट करेंगे। उनको झारखंड का निवासी होने का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो इसी के चलते जो है सभी जहदोजहद चल रही है, काफ़ी भारी विरोध इसका भी हो रहा है कि जो 60-40 का रेशियो है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जो है सो 10% ओपन टू ऑल रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 40% रखा गया है। इसी का एक तरह से विरोध हो रहा है। अभी आपको पता होगा कि कल परसों दिन जो है सो जयराम महतो, जो कि टाइगर जयराम महतो के नाम से फेमस है, वो विधानसभा के बाहर में इसका विरोध करने के लिए बैठे हुए थे। शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग बैठे हुए थे इस 60-40 का विरोध करने के लिए, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनके साथी जो भी थे वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उन लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। काफ़ी ज़्यादा वो हिंसक कार्रवाई रही, लेकिन फिर भी अभी तक जो है सो वही चल रहा है। 60-40 ही के आधार पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इसको आप बता देते हैं कि कैसे क्या है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से, आप देख लीजिएगा, भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती रेगुलर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये वैकेंसी आपको ऑनलाइन होनी है, ऑफलाइन आप इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। और ये आपको दिया हुआ है कि भारत के नागरिकों से यह आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, मतलब ओपन टू ऑल है और काफ़ी अच्छी है, मतलब कि सभी लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो मात्र 100 रुपये रखा होगा। आपको पता होगा कि चुनावी वादों में जो हेमंत सोरेन सरकार की जो मैनिफेस्टो था, मतलब चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपया फ़ी रखने वाले हैं वैकेंसी की। तो उसी को वादा को पूरा करते हुए उन्होंने परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया रखा है। वहीं ST SC और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपया फीस में रखा गया है। साथ ही इसमें आपको पता होगा कि 2 तरह की वैकेंसी, जो एक रेगुलर और एक जो बैकलॉग की वैकेंसी है। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको 100 ही रुपया देना है, और किसी एक के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको 100 रुपया ही देना है दोस्तों। तो ध्यान दिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए भरिए, अच्छी बात है। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि जो भी आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है वो पिछले साल भी आई हुई थी, 2022 में भी ये वैकेंसी आई हुई थी। तो जो भी दोस्त हमारे साथी हमारे पिछले साल जिन्होंने भी इसका फॉर्म भरा हुआ था, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि उन लोगों को वापस से ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये उनको छूट दी गई है कि अगर आप जो पिछला आपने फॉर्म भरा था उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपका अगर इनपुट करते हैं, जो अभी आप अप्लाई करेंगे, तो उसमें अगर अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं तो आपको फ़ी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप फ़ी नहीं देना चाहते हैं तो आपको पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए कि वैसे आवेदक को इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा। मतलब आपको फिर से एप्लीकेशन भरना होगा, लेकिन किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। हाँ, उसके लिए आपको पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि आपको देना होगा,
ताकि वहाँ पे पता चल सके कि आपने पिछला बार भी ये फॉर्म भरा था। अगर वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपको फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फ़ी भी तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप दोबारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो रिक्तियों का विवरण है, कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे देख लीजिए। तो अलग अलग सीटों पे आपको देखिए, अलग अलग विषयों में आपको अलग अलग वैकेंसी है। जैसे आप देख लीजिए, जीव विज्ञान की वैकेंसी है, टोटल 218 सीटें हैं इसमें। और उसके लिए देखिए जो रिजर्वेशन है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, अनारक्षित जनरल के लिए 94 सीटें हैं, अत्यंत जो ये क्या बोलते हैं EWS के लिए 22 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 55, अनुसूचित जाति के लिए 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 1 और BC2 के लिए 2। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये जो आपका BC1 और BC2 मिला करके टोटल 25 सीटें हो रही हैं। तो अगर आप बात करें झारखंड में, जैसे कहा जाता है कि 227% सीटें आरक्षित हैं OBC के लिए झारखंड में। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर 218 कुल सीटें हैं, तो 218 का 10% तो आपको लगभग 21.8 सीट हो जा रहा है। उसके बाद अगर इसका 20% करते हैं दोस्तों, तो 21 दूनी के 42 हो जाएगा, यानी कि लगभग 43 हो जाएगा। और फिर से 5% करते हैं तो लगभग 11, यानी कि 43 और 11 54। और अगर 2% और करते हैं तो 1% 2 और 2% 4, लगभग आपका मतलब 60 के आसपास वैकेंसी इसमें रिजर्व होनी चाहिए थे OBC के लिए दोस्तों। लेकिन ये भी आपको यहाँ पे देखिएगा तो दिखेगा नहीं, मतलब रिजर्वेशन में भी यहाँ पे खेला दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका भी अभी विरोध शुरू हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं सो थोड़ा गड़बड़ होने वाली हैं। लेकिन फिर भी देखिए, आरक्षण का खेला कैसे क्या होता है वो हमारा विषय नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, केमिस्ट्री के लिए टोटल 227 सीटें हैं। वहीं अगर हम लोग जियोग्राफी के लिए बात करें तो 164 सीटें हैं। सभी में अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कम सीटें आरक्षित दी गई हैं। जो भी आपका आरक्षण का नियम है उसके हिसाब से, यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे हिंदी के लिए कुल 163 सीटें हैं। इसी तरह से सभी विषयों के लिए अलग अलग देखिए सीटें हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 167, इतिहास के लिए 182, संस्कृत के लिए 169। इस तरह से बहुत सारी सीटें यहाँ पे 251 सीटें आपको देखिएगा। तो फिजिक्स के टीचर के लिए है, गणित के लिए 185, वहीं वाणिज्य शिक्षक यानी कि कॉमर्स के लिए 200 और अंग्रेजी के लिए 211 सीटें हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जो बैकलॉग सीमित भर्ती मतलब जो अभी TGT के शिक्षक हैं, जो अभी ऑलरेडी मतलब TGT में कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। जो रिज़र्व सीटें हैं, आपको पता होगा कि इस बार जो रखा गया है वैकेंसी, उसमें देखिएगा तो 75% आपको ओपन वैकेंसी है और 25% देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये रिज़र्व वैकेंसी है वैसे टीचरों के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम के में उल्लेखित पदों को चिन्हित रिक्तियों में से 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% पद सीधी भर्ती के द्वारा भरी जानी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ये 25% कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आपको जो सारी सीटें हैं वो इन्हीं को मिल जाएंगी, जो ओपन वैकेंसी में आ जाएगी, और जो 75% का है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो ST के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, उसमें जो 2% सीटें हैं वो आदिम जनजातियों के लिए रिजर्व हैं दोस्तों। और इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर आदिम जनजाति के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो जो 2% रिजर्व सीटें हैं आदिम जनजाति की को, वो ST को ही वापस दे दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या चाहिए आपको। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2014 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। यानी कि आपको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन में, तो क्वालिफिकेशन में आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। यानी कि अगर आपने PG किया हुआ है 50% नंबर के साथ और साथ में आपने B.Ed किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। इसी तरह से और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कुछ और अलग है।
ये ऐसे ऐसे नियम कानून यहाँ पे लिखे रहते हैं दोस्तों कि खुद भी समझ में नहीं आता है। पता नहीं जिन्होंने लिखा हो उनको भी ये बात समझ में आती है कि नहीं। कुल मिलाकर के मतलब मेन बात वही है कि आपको पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर पे लेवल की बात करें तो पे लेवल आप देखिएगा दोस्तों, तो ये 8 लेवल की वैकेंसी है। आपका बेसिक 47,600 से 1,51,100 तक का है। मतलब अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो मोटा मोटी 60-70 हज़ार के आसपास आपको सैलरी स्टार्टिंग से ही बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई है दोस्तों कि जैसे अगर आप अभी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं और अभी तक आपने बीएड क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर आपने बीएड का एग्ज़ाम दे दिया है, ऑल इंडिया के किसी भी कैंडिडेट के लिए बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए बात हो रही है, ऑल इंडिया के किसी भी कैंडिडेट के लिए ये बात हो रही है कि अगर आपने अभी तक बीएड का एग्ज़ाम दे दिया है लेकिन आप रिजल्ट का वेट करें, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसमें क्या किया है जेएसएससी ने कि इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक, ठीक है दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्सर क्या होता है कि वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो है सो जो स्टार्टिंग डेट होता है ना, उसी डेट को कट ऑफ डेट रखा जाता है क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब क्वालिफिकेशन जो आपका होता है उसके लिए। लेकिन इसमें क्या है कि आपको लास्ट डेट रखा गया है और साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है बीएड का और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपका अप्लाई करने से पहले तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें एलिजिबल है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, मैं गलत भी बोल रहा हूँ क्या। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, ठीक है, वांछित न्यूनतम योग्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। जो मैंने कहा वही बात है दोस्तों, मतलब जो लास्ट डेट है वो आपको शैक्षणिक योग्यता उस डेट तक आपको प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो टीजीटी के जो टीचर हैं जिनके लिए मतलब 3 वर्षों का अनुभव चाहिए, जो 25% सीटें आरक्षित हैं, जैसे हाई स्कूल के जो टीचर हैं और उन्होंने पीजी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है और साथ ही वो 3 साल से अगर हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको जो है सो 25% कोटा रिजर्व कर दिया गया है। इसके लिए वो अगर आप एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको इसमें अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रेड पे 4600 में नियुक्त का जो शिक्षक हैं, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिन्हें झारखंड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति के पश्चात 3 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा कि जो भी मतलब हाई स्कूल के टीचर हैं ना, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन वो क्वालिफिकेशन रखते हो इसका, मतलब पीजी किया हुआ होना चाहिए उन्होंने और बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं एज की। ठीक है, तो आयु सीमा क्या है इसमें देख लीजिए। यहाँ पे मिनिमम एज जो है सो 21 साल रखा गया है और जो जनरल ओबीसी के जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम रखा गया दोस्तों। लेकिन इसकी जो कट ऑफ डेट है ना वो थोड़ी अलग है, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो मिनिमम एज की कट ऑफ डेट है वो आपको 1/1/2023 है, यानी कि 1/1/2023 को कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए। लेकिन जो अधिकतम उम्र की जो डेट है ना वो 1/8/2019 रखी गई है। मतलब कि 1/8/2019 को अगर आपका 40 साल हो चुका है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर 40 साल मतलब है अगर, ठीक है, अगर 40 साल से एक दिन भी ज़्यादा होता है आपका 1/8/2019 को, तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिजर्वेशन की बात हम कर लेते हैं, जो उम्र में छूट की बात होती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल, वहीं BC1 BC2 के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए 42 साल, और वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में सभी महिलाओं के लिए जो मतलब जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या BC1 BC2 से हैं, वो उन सभी महिलाओं के लिए एज 43 साल तक रखा गया है, मतलब 3 साल की छूट दी गई है। वहीं अगर SC की बात करें, SC की महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 45 वर्ष यानी कि 5 साल की छूट दी गई है, और ST के लिए भी मतलब अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए भी 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 45 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। वहीं जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है और वो भी मतलब 45 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है दोस्तों रिजर्वेशन की, उसकी हम लोग बात कर ले रहे हैं कि आपको रिजर्वेशन इसमें कैसे मिलेगा। जो 60% आरक्षण झारखंड के लोगों के लिए है, उस 60% का लाभ कैसे आप उठा सकते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए स्थानीय प्रमाण पत्र आपका होना ज़रूरी है।
यहाँ पे देख लीजिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो वो कब का होना चाहिए और कैसे होना चाहिए वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब अगर आपने अपना स्थानीय प्रमाण पत्र 2/6/2016 के बाद बनवाया हुआ है या 2/6/2016 को भी बनवाया हुआ है, तो वो आपका अगर एसडीओ लेवल से बना हुआ है या डीसी लेवल से बना हुआ है तो वो आपका अभी तक मान्य है, वैलिड है। अदरवाइज़ अगर आपने इसको 2/6/2016 के पहले का बनवाया हुआ है तो आपका इनवैलिड है स्थानीय प्रमाण पत्र, मतलब आपको नया बनवाना होगा। तो अगर आपके पास अभी 2/6/2016 के बाद का है तो ठीक है, और अगर वो भी अगर एसडीओ या डीसी लेवल का है तो ही, अगर सीओ लेवल का होगा तो वो नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो नया बनवा लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट इसी में देखिए अथवा दिया हुआ है कि और अगर नहीं है वो चीज़ आपके पास, तो एक और चीज़ आपको दी हुई है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। मतलब अगर आपके पास 2/6/2016 के बाद का एसडीओ के पास का स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको 19/7/2019 या इसके बाद का बनवाया हुआ सीओ लेवल का स्थानीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी वैलिड है। अगर आपका 19/7/2019 के पहले का है, जैसे आपने 18 में अगर सीओ लेवल का बनवाया हुआ है स्थानीय प्रमाण पत्र सीओ लेवल से, तो वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, वो आपका नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आप फटाफट से अप्लाई करवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 19/7/2019 के पहले का सीओ लेवल का जो स्थानीय प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पूर्व का स्थानीय प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होगा जो कि डीसीएसडीओ के लेवल का हो, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारी महिला साथी हैं दोस्तों, उनके लिए एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो महिला अभ्यर्थी हैं जो इसमें फार्म भरने वाले, उनके लिए एक बात है कि पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। ये जो बात है ना दोस्तों, यहाँ पे अक्सर हमारे यहाँ होता है, हमारी संस्कृति प्रचलन है कि जैसे ही किसी महिला की शादी होती है ना तो उसके नाम में देवी लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर कोई कविता नाम की महिला है और इनका नाम पहले से कविता कुमारी है, ठीक है, और इनकी जैसे ही शादी होगी तो इनको क्या कहना आप शुरू कर देंगे लोग अपने से ही, इनसे पूछेंगे भी नहीं कि आपका नाम क्या है। इन्होंने जैसे ही कविता कहा, कविता कुमारी भी बोलेंगे ना तो शादीशुदा देखने के बाद इनको कविता देवी ही लोग बोल देते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए आप अपना स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और आपने वहाँ पे गलती से आपने फॉर्म नहीं भरा, किसी और नहीं भर दिया आपका, और नाम आपका कविता देवी कर दिया है और पति का नाम आपका उसमें दे दिया है और आपने अपना स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो उस केस में चूँकि आपका नाम तो आपके जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट उससे नहीं मैच कर रहा है, तो उस केस में आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रमाण पत्र का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो वहाँ पे आपको एक एफिडेविट देना होगा कि आपका जो नाम है वो आप सेम ही आदमी है, कविता देवी और कविता कुमारी सेम है, ऐसा करके आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट हम लोग बात कर ले रहे हैं जाति प्रमाण पत्र की। यहाँ पे देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या है, कैसे है, वो हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको मान्य है। मतलब अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट हैं और आपके पास डीसी या एसडीओ के लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, आपने बनवाया हुआ है, तो आपका वैलिड है। या अथवा ठीक है, अथवा में क्या है कि अगर आपने 25/2/2019 या इसके पश्चात, ठीक है, सीओ लेवल से आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी आपका वैलिड होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दोनों कंडीशन है दोस्तों, ये और ये जो दोनों कंडीशन है वो एसटी एससी के कैंडिडेट हमारे जो भी साथी हैं उनके लिए है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ओबीसी के कैंडिडेट के लिए क्या कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 जो BC1 BC2 में है, उनके संदर्भ में है कि दिनांक 29/8/2012 को
अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर, मतलब एनसीए जो होता है नॉन क्रीमी लेयर, जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर आधारित है। इसका कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट 29/8/2012 को या इसके बाद डीसी या एसडीओ के लेवल से बनवाया हुआ है तो वो आपका अभी तक वैलिड है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पता होगा कि हम लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना BC1 BC2 का, उसमें नीचे लिखा रहता है वैलिड फॉर 1 ईयर ओनली। ठीक है, वैलिड फॉर 1 ईयर। आप देख लीजिएगा नीचे में आपको लिखा रहता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना उसको देख लीजिएगा तो नीचे में आपका लिखा रहता है कि वैलिड फॉर 1 ईयर, मतलब हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 ही साल तक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो उस केस में कहा जा रहा है कि आपको जो एनसीएल का जो एक घोषणा पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता हो कि एनसीएल का 8 लाख का आपका लिमिट है कि 8 लाख तक के लोग एनसीएल में आएंगे। तो उस केस में आपको एक नया आपका डिक्लेरेशन देना होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि हमारी संपत्ति या आय जो है वो 8 लाख से कम है एनुअल इनकम। तो उस केस में आपको वो जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ है 29/8/2012 को या उसके बाद भी वो आपका जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा। या अथवा उसके अलावे भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वो नहीं है आपके पास तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र 6 पर आधारित है, या अगर वो नहीं है आपके पास तो आपने अभी करंट में अगर हाल ही में सीओ लेवल से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो आपका वैलिड होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्याधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, आपको पता हो कि EWS के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण पत्र स्वरूप विहित प्रपत्र 6 में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है कि दिनांक 25/9/2019 के पूर्व अंचला अधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपने 25/2/2019 के पहले अगर आपने बनवाया हुआ है अपना EW सर्टिफिकेट तो और वो भी CO लेवल से, तो वो आपका इनवैलिड हो गया है दोस्तों, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जो OBC आप सेंट्रल से बनवाते हैं, जो यानी कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब आप जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक OBC सर्टिफिकेट बनवा के देना होता है। तो वो जो OBC सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया हुआ है ना, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे झारखंड में आपका वो चलेगा, तो आपका नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे BC1 BC2 वाला ही बनवाना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों इसको ऑनलाइन करने के लिए। तो ऑनलाइन करने का आपको झारखंड SSC का पुराना तरीका वही है कि पहले दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट डे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड डे आपको पेमेंट करना है, ठीक है, और थर्ड डे आपको जो है सो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको 3 दिन का प्रोसेस होने वाला है JSSC का फॉर्म भरने के लिए। पता नहीं इनको क्या होता है, सेम डे में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको कैफ़े वालों से भी जूझना पड़ता है, कैफ़े वालों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वो डिमांड ज़्यादा करते हैं क्योंकि 3 दिन का काम है। तो इस केस में आपको भी परेशानी होती रहती है कि आपने आज एप्लीकेशन भरने के लिए अप्लाई किया है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट दिया है और आपको 3 दिन तक उसकी हाल खबर लेनी पड़ती है। अगर सेम डे में हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस तरह से थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन क्या करेंगे, हमारी ये झारखंड सरकार की नियम ऐसी है, आपको झेलना पड़ रहा है। तो देख लीजिएगा, अगर आप खुद से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा कि आपको 3 दिन इसमें करना है काम। पहले दिन रजिस्ट्रेशन, दूसरे दिन पेमेंट और तीसरे दिन फ़ोटो अपलोड करना है। अगर कोई साथी कोई फॉर्म भरने में इसमें गलत कर देते हैं तो यहाँ देख लीजिए, एक से अधिक अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया तो वो आपका जो सभी आवेदन है, मतलब आपने जो भी अप्लाई किया है सारा का सारा आपका इनवैलिड हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को।
अब जो वैकेंसी की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सर, उस पर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जिसकी डेट्स हैं, मतलब किस तिथि को अप्लाई शुरू करना है, किस तिथि को समाप्त होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका 5/4/2023 से शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है 5/4/2023 से, और अंतिम डेट जो है वो 4/5/2023 है, यानी कि अप्रैल से लेकर के मई महीने तक आपको अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में जो क्या होता है ना, वो सर्वर डाउन हो जाता है। तो जितना पहले अगर आप जैसे ही आपका स्टार्ट होता है ये, तो आप उसी समय अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए एसएससी का जो फेज़ 11 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फटाफट से पहले ही जब निकली हुई वैकेंसी तभी आप अप्लाई कर लीजिए। अब क्या है कि अभी के डेट में उसका सर्वर इतना स्लो हो चुका है, इतना स्लो हो चुका है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन, उसमें लॉगिन लॉगआउट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लोग सुबह में 2-2 बजे रात को उठ करके, 3 बजे रात को, 4 बजे मतलब सुबह में भोर में उठ करके और उसको फॉर्म भर रहे हैं। उसमें भी एक फॉर्म भरने में 1-1 2-2 घंटा समय लग जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना, आप स्टार्टिंग में जब 5/4/2023 से शुरू हो रहा है उसी समय से आप अपना अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फटाफट से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लीजिए। जो पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, वो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा रखी गई है, यानी कि 4/5 तक आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। पेमेंट का डेट आपका 6/5/2023 तक रखा गया है। वहीं अगर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की बात करें तो उसको और 2 दिन एक्स्ट्रा रखा गया है, यानी कि 8/5/2023 तक आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपका फॉर्म में कहीं कोई गलती हो जाता है, कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन डाल दे रहे हैं, तो उसको एडिट करने के लिए भी झारखंड एसएससी ने आपको समय दिया हुआ है। 10/5 से 12/5 तक 2 दिन आपने जो भी गलती की है उन सारी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पढ़ लीजिए थोड़ा सा, हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि दिनांक 10/5/23 से दिनांक 12/5/23 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो भी आपने उसमें अगर कुछ भी गलत भरा हुआ है तो वो आप एडिट कर सकते हैं। अब जो एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है वो है कि परीक्षा का स्वरूप, आपकी परीक्षा कैसे होने वाली है। तो झारखंड सरकार ने एक बहुत ही यहाँ पे मैं कहूँगा गंदी नीति लाई है कि जो परीक्षा है वो आपको सिंपल, एक तो आपकी ये कंप्यूटराइज होने वाली है सीबीटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका होने वाला है तो ये ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपका ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होने वाला है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो परीक्षा का स्वरूप है और यहाँ पे जो परीक्षा लेने की प्रक्रिया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि परीक्षा 1 चरण में होगी और मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ये बहुत ही गंदी नीति यहाँ पे झारखंड सरकार ने लगाई है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल देखें तो ग्रेजुएशन लेवल का जो भी वैकेंसी होती है उसमें 2-3 एग्ज़ाम होते ही हैं। पीटी होता है, मेंस होता है, कहीं कहीं इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम सिस्टम रखा हुआ है, तो ये इसमें ना सीधा ये धांधली की बू आती है दोस्तों। सिंगल एग्ज़ाम सिस्टम में ये सीधा दिखता है कि यहाँ पे जो धांधली होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन पेपर लीक होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, जो सेटिंग वगैरह बोलते हैं इन सब चीज़ों की आशंका यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे पीटी मेंस किया जा सकता था, क्योंकि ये पीजी लेवल की वैकेंसी है। खैर ग्रेजुएशन लेवल तो छोड़ दीजिए, अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करें तो आपको 3 से 4 स्टेप होते हैं इसमें। पीटी होता है, फिर मेंस होता है अगर एसएससी सीजीएल की बात करें, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है और उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए दरकिनार करते हुए पीजी लेवल की जो वैकेंसी है उसको भी झारखंड सरकार ने सिर्फ एक ही परीक्षा कर दी है, मतलब आपको सिंगल परीक्षा इसमें होने वाली है। तो आपको जी जान लगा देना है उसी के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर भी होंगे। पेपर 1 में एक प्रश्न 1 अंक का होगा, जबकि पेपर 2 में एक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी कि आपका मेंस में एक ही तो एग्ज़ाम होना है, मतलब वो मेंस है आपका, तो उसमें 2 तरह का आपका एग्ज़ाम होगा, 2 पेपर होंगे, जिसमें पहले पेपर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जबकि दूसरे पेपर में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। तो जो आपका पेपर 1 होने वाला है दोस्तों, वो आपका पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जांच होगी। और पेपर 2 में जिसमें आपका नियुक्त होना है उस विषय से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हिंदी सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा है उसका सिलेबस देख लीजिए, तो आपको पता होगा कि जैसे कहा जाता है कि यूपीएससी से भी अगर भारी किसी का सिलेबस है तो वो झारखंड एसएससी का सिलेबस है दोस्तों। अगर आपने झारखंड एसएससी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, कवर कर लिया,
तो आपके लिए यूपीएससी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस क्या है आपका झारखंड एसएससी का, वो आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने को चाहूँगा। आपको तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ भी पढ़ना है, सामान्य गणित भी पढ़ना है। उसके बाद आपको मानसिक क्षमता जांच भी यानी कि आपको रीजनिंग भी पढ़ना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। उसके बाद आपको झारखंड का भी जीएस पढ़ना है, और उसके बाद हिंदी भाषा का ज्ञान भी पढ़ना है। तो इतना कुछ तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी का भी सिलेबस है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में महारत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको ये काम आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट जो पेपर 2 है वो आप देख लीजिए कि पेपर 2 में आपका क्या सिलेबस होने वाला है। तो पेपर 2 में विभिन्न विषयों के लिए पेपर 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 12 के रूप में संलग्न है। तो वो हम लास्ट में देख लेंगे कि किस विषय की क्या सिलेबस है, वो आप भी देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो हम लोग अब मुख्य बात है वो देख ले रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का जो निर्माण है, जो आपका मेरिट बनने वाला है, वो किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको मात्र 33% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% नंबर नहीं ला पाते हैं पेपर 1 में, ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 में अगर आप फेल हो जाते हैं तो पेपर 2 आपका कोई मायने नहीं रखता है, चाहे आप उसमें 100 में से 100 मार्क्स ही क्यों न लेके आए, आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें हम लोग पेपर 2 की, तो पेपर 2 में कहा जा रहा है कि पेपर 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार करी जाएगी, परंतु यह कि न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा और एसटी एससी के लिए 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पेपर 1 में तो आपको 33% नंबर लाना अनिवार्य है ही है, पेपर 2 में भी आपको कम से कम जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, उनको 50% नंबर, अगर 100 का एग्ज़ाम है तो 50 नंबर लाना अनिवार्य है दोस्तों। लेकिन अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% ही नंबर लाना है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात थी। एक जो इसमें बहुत अच्छी बात यहाँ पे जोड़ी गई है दोस्तों इस विज्ञापन में, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आपका रिजल्ट, जैसे आपने परीक्षा दी, परीक्षा में आप फेल हो गए, या आपको डाउट है कि मेरे और मार्क्स आने चाहिए थे, मेरी कॉपी की जांच सही से नहीं की गई है, तो उस केस में आप 500 रुपया फ़ी दे करके और जो कॉपी जांच होता है ना, रीचेक जो होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लोकल भाषा में बोलते हैं कि कॉपी रीचेक जो होता है, वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकते हैं 7 दिनों के अंदर, यानी कि जैसे आज अगर रिजल्ट आपका घोषित हुआ, 1 तारीख को रिजल्ट अगर घोषित होता है तो 7 तारीख तक आपके पास समय है। इस बीच आप एप्लीकेशन दे करके और अपनी कॉपी का जो है सो पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं, दोबारा से कॉपी जांच करवा सकते हैं। बाकी हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे परिशिष्ट 12 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए परिशिष्ट 12 में जो पेपर 2 है उसके जो सब्जेक्ट हैं और उसका जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। जैसे हिंदी भाषा और साहित्य का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो काफ़ी लंबा सिलेबस है उसका। इंग्लिश लिटरेचर का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, संस्कृत का दिया हुआ है। इसी तरह से सभी विषय का इसमें आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो जिनका भी जो भी विषय है वो अपना अपना सिलेबस यहाँ से देख लीजिएगा और क्या पढ़ना है आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से लेकर के, इस वैकेंसी से लेकर के, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।